एक 19 साल की लड़की जो कि देखने में बेहद हसीन बेहद खूबसूरत, बावजूद वो एक गरीब परिवार से रहती। बाकी उसके सपने बहुत बड़े रहते, उसके ख्वाब बहुत बड़े रहते, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक दिन एक ऐसे सफर पे निकलती जहां की वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चली जाती है। और जब सच्चाई घर वालों को पता चलती है, इलाके वालों को पता चलती है, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार इस लड़की से ऐसा क्या होता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही है। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी ही हैरान कर देने वाली है, साथ ही एक बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली। तो इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले कुछ शब्द, कुछ बातें आपसे करूं। इसके वारदात जो हमारा चैनल पुराना टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उस पर वीडियो नहीं आप लोगों तक आ पा रही थी, पर अब हमारी रोज यही कोशिश है कि आप लोगों तक वीडियो रोज आए, कहानियां रोज आप लोगों को सुनाओ, जिसमें आप लोगों का सपोर्ट बेहद जरूरी है। तो जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग साथ नहीं देंगे, तब तक जो हमारी मुहिम, जिस मुहिम की मैंने शुरुआत की है, उसमें मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो आप लोगों से साथ की उम्मीद। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की जो कहानी उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है फतेहपुर, और इसी फतेहपुर का एक थाना है भुतावरी, और इसी का एक गांव है राधानगर। इसी राधानगर का रहने वाला राजू प्रसाद। राजू प्रसाद की उम्र लगभग 24 साल। राजू प्रसाद के परिवार में पत्नी सुलेखा, एक 1 साल की बेटी। राजू प्रसाद मेहनत मजदूरी का काम करता, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को सारी खुशियां देने की कोशिश करता। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। राजू प्रसाद और सुलेखा की शादी को लगभग 3 साल का वक्त गुजर चुका था। परिवार बेहद सीधा साधा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मार्च का महीना, होली का दिन। सुबह से दोपहर के वक्त तक दोनों पति पत्नी होली खेलते, पकवान बनाते, एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करते। बाकी जैसे ही दोपहर होती, जो राजू प्रसाद है नहाता है, और नहाने के बाद घर से बाहर निकलता है दोस्तों से मिलने के लिए। बाकी शाम के 5 बज जाते हैं, राजू घर वापस नहीं आता, तो राजू की पत्नी सुलेखा राजू के नंबर पे कॉल करती है, और जब राजू के नंबर पे कॉल करती है तो मोबाइल स्विच ऑफ होता है। राजू की पत्नी सुलेखा ये सोचती है कि हो सके किसी कारणवश मोबाइल स्विच ऑफ हो गई हो सके होली का दिन, हो सके पानी पड़ गया हो मोबाइल में, या तमाम तरह की चीजों को सोच के वो अब अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। शाम के 7 बज जाते हैं, बाकी राजू प्रसाद आता नहीं। अब कई लोगों से सुलेखा पूछती भी है, बाकी राजू के बारे में कोई बताता ही नहीं। जब कोई बताता नहीं तो सुलेखा इस बात की जानकारी राजू के बड़े भाई यानी अपने जेठ राम बाबू को देती कि दरअसल दोपहर के बाद से राजू घर से बाहर गए, इसके बाद वो घर वापस नहीं आए, नंबर स्विच ऑफ पर। इसके बाद जब बाबूराम ये बात जानता है तो बाबूराम अपने भाई को ढूंढने के लिए कई जगहों पे जाता है, कई लोगों से पूछताछ करता है, पर बाबूराम के लाख ढूंढने पे राजू का कुछ अता पता नहीं चलता। अब धीरे धीरे रात गुजरने लगती है, बाकी राजू की कोई खोज खबर नहीं, राजू का कुछ पता नहीं। अब जैसे ही 28 मार्च का वक्त गुजरता है, 29 मार्च को राम बाबू अपनी छोटे भाई की पत्नी सुलेखा को लेकर नजदीकी थाने में जाता है, और वहां जाके अपने भाई के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है कि कल दोपहर के बाद से राजू का कुछ अता पता नहीं। अब FIR तो दर्ज हो जाती, बाकी राजू का कुछ अता पता नहीं चलता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, और अब अगला दिन आ जाता है।
बाकी अगला दिन एक जो कि बगल का पड़ोस का गांव जिसका नाम हसनपुर होता है, जहां की झाड़ियों में एक शव की सूचना मिलती है। जब शव की सूचना मिलती है तो वहां पुलिस की एक टीम पहुंचती, और जब पुलिस की एक टीम पहुंचती तो कई लोग उस शव को पहचान जाते हैं और वो बताते हैं कि ये तो पड़ोस के गांव का रहने वाला राजू है, जो कि पेशे से मेहनत मजदूरी अपना करके अपने परिवार का गुजर बसर करता है। तो सीधा साधा व्यक्ति। बाकी देखने से ये पता चल जा रहा था कि इसको किसी भारी चीज से मारा गया है। इसके सिर पे कई बार चोट की गई है और इसके गले को दबाया गया क्योंकि उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी। पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और साथ ही राजू के बड़े भाई यानी राम बाबू को सूचना देती है और साथ ही सुलेखा को सूचना देती है। जैसे ही दोनों इस बात की जानकारी पाते हैं कि राजू का शव मिला है, चीखते चिल्लाते रोते बिलखते अब राजू का भाई और राजू की पत्नी अपनी बेटी को लेकर पहुंचती। कभी बेहोश होती तो कभी होश में आती। पति की इस कदर मौत को देख के परिवार में बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। इलाके के लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजू की किसी से दुश्मनी क्या हो सकती है। ना ही राजू के पास ज्यादा रुपए पैसे थे, ना ही ज्यादा प्रॉपर्टी थी, ना ही किसी से झगड़ा टकरा था, ना किसी से दुश्मनी थी। फिर राजू को इस कदर कौन नुकसान पहुंचा सकता है, राजू को कौन मार सकता है? अब ये तमाम सवाल। तभी पुलिस वाले राजू के बड़े भाई राम बाबू से पूछताछ करती है। राम बाबू सीधे तौर पे कहता है कि हमारे भाई को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी सुलेखा ने मारी। अब जब ये बात पुलिस वालों से कहते हैं राम बाबू, तो पुलिस वाले तुरंत सुलेखा से भी पूछते हैं। सुलेखा भी वहां मौजूद थी। सुलेखा कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, अपने ही पति को मैं क्यों मारूंगी, क्यों मरवाऊंगी। जब ऐसी बात कहती है तो पहले तो अब सुलेखा के खिलाफ ना ही कोई सबूत था, ना ही कोई सुराग था। सुलेखा को छोड़ दिया जाता है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद अब इधर जो राजू है उसके अंतिम संस्कार होता है। अब जो सुलेखा, इसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, और जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो एक नंबर जिसपे लगातार सुलेखा की बातचीत हो रही थी, और ये जिस नंबर पे बातचीत घंटों घंटों होती थी, दिन के रात के तकरीबन घंटों घंटों 2-2 4-4 घंटे बात होती थी। इस नंबर को जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि किसी रामलाल का है। रामलाल की उम्र लगभग 24 साल, पेशे से ट्रक ड्राइवर, और एक कोई और नहीं, रामलाल राजू का मौसेरा भाई होता है। जब पुलिस को रामलाल के बारे में जानकारी होती, अब इस पे जब राम बाबू से पूछा जाता है तो राम बाबू कहता है कि मुझे तो पहले से ही शक था। अब जब रामलाल को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है, जब रामलाल से पूछताछ होती है तो जो रामलाल है वो पहले तो इधर उधर की बात घुमाता है। बाकी जब सुलेखा को भी थाने लाया जाता है और जब रामलाल को सामने देखती तो उसको समझने में देर नहीं लगती कि अब तो सारी बात निकल चुकी। इसके बाद अब जब सुलेखा से पूछताछ होती है और जब रामलाल से पूछताछ होती है, रामलाल से कहा जाता है कि सुलेखा ने सारी सच्चाई बता दी, और इधर सुलेखा से कहा जाता है कि रामलाल ने सारी सच्चाई बता दी। तो जो कहानी निकल के सामने आती है वाकई और रोंगटे खड़ी कर देती, होश उड़ा देती। दरअसल सुलेखा के बारे में इस कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले से होती। सुलेखा जो कि फतेहपुर की मिश्रा मऊ की रहने वाली होती, पिता का नाम राजेश साहू होता है। राजेश साहू के 2 बेटे और एक बेटी सुलेखा। वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। बाकी सुलेखा देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत, जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है उसके सपने इतने बड़े होते हैं कि गरीबी के चलते उस सपने को पूरा नहीं कर पाती। और तभी सुलेखा के गांव के ही कई लड़कों से नाजायज संबंध बनने लगते हैं। वो लड़के ना सिर्फ सुलेखा से नाजायज संबंध बनाते बल्कि सुलेखा के छोटी बड़ी जरूरतों का भी ध्यान देते। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। जब ये बात राजेश को पता चलती है तो राजेश अब ना सिर्फ अपनी बेटी को रोकते टोकते हैं बल्कि अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़के की तलाश में लग जाते हैं।
और एक तलाश पूरी होती है राजू प्रसाद पे जाके। राजू प्रसाद जो कि फतेहपुर का ही रहने वाला होता है, राधा नगर का। अब सुलेखा की शादी जब राजू से हो जाती है, राजू सांवला रहता है, दुबला पतला रहता है, बावजूद है कि वो मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को हर चीज देने की कोशिश करता है। वक्त गुजरता है, सुलेखा को राजू पसंद तो नहीं आता, पर गरीबी के चलते पिता के जहां शादी कर दी वहां वो रहने की कोशिश करती है। 1 साल के बाद उसको एक बच्ची भी हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी शादी के लगभग 1.5 साल गुजरे रहते हैं, तभी जो राजू का मौसेरा भाई है रामलाल, पेशे से ट्रक ड्राइवर, देखने में बेहद स्मार्ट, हट्टा कट्टा, एक दिन वो राजू के घर आता है। और जब राजू के घर आता है तो जो सुलेखा है पहली नजर ही जब रामलाल को देखती तो उसके मन में अजीब सी बेचैनी होती है कि मेरा पति तो ऐसा ही होना चाहिए, देखने में बेहद स्मार्ट। अब इधर सुलेखा अपने मन में सोची रही थी कि तब तक रामलाल की भी नजर सुलेखा पे पड़ती है। और जब रामलाल पहली नजर सुलेखा को देखता है तो देखते ही देखते सुलेखा पर इस कदर लट्टू होता है कि अब अक्सर रामलाल का आना जाना सुलेखा के घर यानी राजू के घर लग जाता है। एक दिन राजू घर में नहीं आता होता है, तभी यह रामलाल आता है। और रामलाल जब आता है तो अपनी दिल की बात सुलेखा से कहता है, और शायद सुलेखा भी इसी बात का इंतजार कर रही थी। अपने ही घर के भीतर रामलाल से वो संबंध बनाती, और एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगातार वक्त गुजर रहा था और इन दोनों की रंगरलियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन रामलाल घर में जैसे ही आता है, दोनों कमरे के भीतर जाते और अपने में एक दूसरे में इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि कब राजू घर में आ गए। राजू दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। रामलाल तो वहां से चला जाता है, बाकी राजू अपनी पत्नी को फटकार लगाता है और कहता है कि इस कदर अब दोबारा से ये नजारा मेरी आंखों के सामने ना आए, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब इसमें जो राजू की पत्नी सुलेखा होती है अपने आप को ना सिर्फ रोकती है बल्कि रामलाल को भी कहती है कि अगर जो तुम मेरे घर आओगे तो मेरा पति मुझे मार डालेगा। अब धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है। बाकी यहाँ जो रामलाल था वो ना सिर्फ सुलेखा से संबंध बनाता था बल्कि अपनी ट्रक की सारी कमाई भी सुलेखा पे फूकता था। सुलेखा की सारी जरूरतों को पूरा करता था, उसके सारे शौक को पूरा करता था। सुलेखा ना चाहते हुए भी एक दिन कहती है कि अगर जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं पत्नी की तरह, तो तुम्हें सबसे पहले मेरे पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब जो रामलाल है सुलेखा के प्यार में इस कदर पागल होता है कि वो समय का इंतजार करने लगता है। तब तक मार्च का महीना आता है, होली का पर्व आता है। रामलाल आता है और रामलाल आके राजू के पैरों पे गिर पड़ता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। राजू एक बार इस गलती को माफ कर देता है, था तो मौसेरा भाई, और इस गलती को जब माफ करता है तो रामलाल कहता है कि फिर से दोबारा इस रिश्ते की शुरुआत हो रही है, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और इसमें वो एक अपने दोस्त को भी मिला लेता है जिसका नाम नीरज होता है। अब दोपहर के बाद ये तीनों निकलते हैं, रामलाल, नीरज और राजू एक सुनसान इलाके में जाते हैं जहाँ की ये दारू पीने लगते हैं। अब जो रामलाल और नीरज है ज्यादा दारू राजू को ही पिलाते हैं, और जब राजू दारू के नशे में धुत होता है तो एक भारी पत्थर उठाते हैं और उसके सिर पे लगातार मारते हैं। इससे भी जी नहीं भरता, उसके गमछे से उसके गले को लपेटते हैं और तब तक खींचते हैं जब तक राजू मर नहीं जाता। इसके बाद उसके डेड बॉडी को झाड़ियों में घसीट के करते हैं, वहां से चले जाते हैं। जो रामलाल है फोन करके सुलेखा को बताता है कि हमारे रास्ते का जो रोड़ा था राजू हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। इसके बाद राजू की जो पत्नी सुलेखा होती है अपने जेठ से जाके ये नाटक करती है कि उसका पति घर नहीं है, ढूंढने की कोशिश होती है, FIR दर्ज होती है, तमाम चीजें होती है। बाकी जब ये मामला निकल के सामने आता है तो ना ही घर वालों को यकीन हो रहा था और ना ही गांव वालों को यकीन हो रहा था कि एक पत्नी अपने ही हाथों अपनी गृहस्थी में आग लगा दी, अपनी गृहस्थी को बर्बाद कर दी।
तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? इन दोनों तीनों आरोपियों को जिला अदालत पेश किया जाता है। फिलहाल में तो ये जेल के सलाखों के पीछे हैं। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी, पर आप लोगों के हिसाब से इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? आजकल अगर जो सोशल मीडिया पे देखा जाए और समाज के भीतर झांकने की कोशिश की जाए, तो हर गांव, हर इलाके में एक ऐसी घटना निकल के सामने आ रही है जो कि दिल को दहला दे रही। आप लोग तमाम ऐसी घटनाओं को देख भी रहे हैं। अभी चंद हफ्तों की बात है जहां मेरठ का हत्याकांड आप लोगों ने सुना, औरैया का हत्याकांड सुना, गोरखपुर का हत्याकांड सुना। तमाम चीजें आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं घट जा रही जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जा रहे। आखिर हमारे समाज को किया गया है, किसकी नजर लग गई? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।